स्टूडेंट्स इन योर एसएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इससे पहले की 4 वीडियोस में इस चैप्टर को हमने काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो की इस चैप्टर की लास्ट वीडियो बना रहे हैं। और देखिए, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन द व्हाट मेक्स इलेक्शन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक। देखिए, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, हम चुनाव में गड़बड़ी और धांधलियों के बारे में अक्सर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसकी चर्चाएँ लगातार होती रहती हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं और अधिकांश जो खबरें होती हैं वो इस गड़बड़ी की सूचना, इस तरह की जो गड़बड़ियाँ इसमें होती रहती हैं, यानी कि जो धांधलियाँ होती रहती हैं उसके बारे में सूचनाएं वो देते रहते हैं। देखिए, जो सबसे पहला इसमें धांधली का जो मामला आता है वो है इंक्लूजिंग ऑफ फॉल्स नेम एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। यानी कि मतदाता में जो फर्जी नाम डालने और उनके असली नामों को गायब करने की जो शिकायतें हैं वो अक्सर सामने आती हैं। और दूसरा जो इसमें आता है वो शासन दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, यानी कि इसमें दुरुपयोग किया जाता है। थर्ड इसमें आता है कि अमीर उम्मीदवार और जो पार्टियां होती हैं उनको बड़े पैमाने पर धन उनके द्वारा खर्च यहाँ पर किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे को वेस्ट यहाँ पर कर देते हैं। एंड लास्ट इसमें आता है कि जो वो मतदान का जो दिन होता है उसे चुनावी धांधली कहते हैं, यानी कि रिंगिंग कहते हैं उसको, चुनावी धांधली। और मतदाताओं को उस दिन डराना और फर्जी मतदान कराना, ऐसी जो गड़बड़ियां हैं वो ज़्यादातर सामने देखने को मिलती हैं। देखिए, मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट। इनमें से काफ़ी सारी ऐसी खबरें होती हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं और ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखने पर हमें बहुत ज़्यादा दुख, अनहैप्पी फील करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा महसूस हमें नहीं होता है। पर ये अच्छा है कि ये जो गड़बड़ियाँ हैं इतने बड़े पैमाने पर यहाँ नहीं होती हैं। चुनाव के जो उद्देश्य हैं वो उनको हम नकार नहीं सकते यहाँ पर, और एक एक करके जो सवाल उठाए जाते हैं और यह ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर, और इन्हीं पहलुओं पर हम सावधानी से यहाँ पर गौर करेंगे। तो देखिए, पहला जो इसमें है वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं, इस बात को जांचने के लिए भी एक सरल तरीका यह है कि उनका जो संचालन है वो कौन करता है। चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासन उन पार्टियों पर दबाव और प्रभाव बनाए रखती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, देखिए, और क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए कि हमारे देश में इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है, यानी कि जो पॉजिटिव है वो है इन सवालों के जवाब का। और हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके बाद बहुत सारी पावर्स होती हैं जो चुनावों को कराती हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही ज़्यादातर जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है वो होती है इनके पास। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उनका जो ज्वाइनिंग कराई जाती है चीफ इलेक्शन कमीशन की, सीई की, वो अपॉइंट करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। देखिए, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। और देखिए, एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहते हैं, यानी कि उन्हें कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव होता है, यानी कि उन्हें वहाँ से रिमूव उनकी पोजीशन से नहीं किया जा सकता। वेरीफाई इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे।
देखिए इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है वो है कि चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यानी कि जो इसका डिक्लेरेशन का रिजल्ट डिक्लेरेशन तक जितना भी काम का जो भार होता है वो सारा चुनाव आयोग के ऊपर ही होता है। देखिए सेकंड इसमें आता है, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और उनका उल्लंघन करने वाले यदि कोई चुनाव आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है तो उन उम्मीदवारों को पार्टी को सज़ा भी दी जा सकती है और उन्हें पार्टी से निकाला भी जा सकता है। देखिए इसमें थर्ड पॉइंट आता है, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी जो मशीनरी होती हैं उनका दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला तक किया जा सकता है। यानी कि तबादला तक भी होने के इसमें चांसेस रहते हैं। देखिए इसमें लास्ट पॉइंट आता है, चुनाव ड्यूटी पर तैनाती अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर के वो सीई यानी कि इलेक्शन कमीशन के अधीन कामों को करते हैं। और इसमें लास्ट जो है कि वो इन द लास्ट 25 years सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंड देम। यानी कि पिछले करीब 15-25 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का जो उपयोग है वो करना शुरू किया है। साथ ही उसने अपनी शक्तियों में काफ़ी विस्तार भी किए हैं। अब यह आम बात हो गई है कि चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन और उनकी जो गलतियां हैं वो उन पर फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है तो वहां पर मतदान दोबारा से कराने का भी आदेश दिया जा सकता है। और अक्सर जो शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से यदि परेशानी होती है लेकिन उन्हें चुनाव आयोग के आदेशों को फिर भी मानना ही पड़ता है। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह सब हो पाना भी संभव नहीं था। देखिए इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी कि चुनाव में लोगों की भागीदारी। ठीक है, अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस टू सी whatever people participate in it with एथ्यूसियम। देखिए चुनावी प्रक्रिया की जो गुणवत्ता है उसे जांचने का एक यह तरीका भी है कि लोग उसमें उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं या नहीं। इससे भी पता चल जाता है अगर चुनाव प्रक्रिया फ्री तरीके से नहीं हो रही है तो लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। अब इन जो इसमें कुछ ग्राफ्स नीचे दिए हुए हैं इसके माध्यम से भी हम जानेंगे कि भारत में और यूके में किस तरह से जो ग्राफ हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो पहला पॉइंट है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट फिगर्स। यानी कि चुनाव में लोगों की जो भागीदारी का जो पैमाना है, यानी कि जो हमने इसको मेज़र किया है, आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के जो आंकड़े होते हैं उनसे पता चल जाता है कि लोग कितनी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मतदान की योग्यता रखने वाले जो लोग होते हैं वो कितने प्रतिशत हैं जो वास्तव में मतदान करने के लिए जाते हैं, यह हिसाब लगा पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और देखिए जो पिछले 50 ईयर्स यानी कि 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में जो मतदान का प्रतिशत है वो गिरा है और भारत में ये या तो स्थिर रहा है, स्टेबल रहा है, या फिर ये ऊपर की तरफ ही गया है ये आंकड़ा। और आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए इसमें जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वो है इन इंडिया द पुअर लिटरेट एंड द। और देखिए भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में जो गरीब होते हैं, यानी कि गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में इसकी स्थिति जो है बिल्कुल उल्टी है, यानी कि अमेरिका में गरीब लोग जो हैं, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। और देखिए कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए
वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव बना सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के जो शासन संचालन के तरीके में उन्हें उनका वोट में बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए जिसमें फोर्थ आता है उसमें है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। यानी कि साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की जो सक्रियता है वो, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। और देखिए 2004 के इलेक्शन में 1/3 से ज़्यादा जो वोटर थे वोटर्स ने चुनाव अभियान वाली जो गतिविधियां थी उसमें किसी न किसी तरीके से अपने जो पार्टिसिपेशन था उनका वो दिखाया, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से उसमें एक्टिव रहे। और आधा से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसके नज़दीक बताया। प्रत्येक जो 7 वोटर्स होते हैं उनमें से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। देखिए उसके बाद जो हमारा टॉपिक इसमें है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। देखिए जो चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। देखिए वंस फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम्स इटसेल्फ। यानी कि चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की जो आखिरी पैमाना है उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हीं के पक्ष में आते हैं, और ऐसी स्थिति में जो शासक पार्टी है वो चुनाव हारती ही नहीं है। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम्स ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। और देखिए ऐसे में आमतौर पर जो हारने वाली पार्टी है वो गड़बड़ी ढंग से, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करके वो क्या करेगी, चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। और भारत में चुनावी नतीजे काफ़ी हद तक जो हैं खुद ही कुछ ना कुछ कहते हैं। जैसे कि द रूलिंग पार्टीज़, जो रूलिंग पार्टीज़ है उसमें जो शासक में, यानी कि भारत में जो शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। बल्कि पिछले अगर हम बात करें लास्ट 25 ईयर्स की तो उसमें हम देखेंगे कि जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से कोई 2 शासन पार्टियां ही हारी हैं। और देखिए जो इसमें दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी वहाँ पर, देखिए अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ जो प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव जबकि हार जाते हैं। देखिए कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। और देखिए वोट खरीदने में सक्षम जो पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक जो बैकग्राउंड से के जो उम्मीदवार होते हैं उनका भी चुनाव यहाँ पे हारना आम बात होती है। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाले लोग हैं या बहुत ज़्यादा जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं, कनेक्शन होता है उनका, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर चुनाव नहीं हारते हैं, वो भी चुनावों को हार जाते हैं। देखिए बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स verdict बाय द डिफीटेड पार्टीज। यानी कि कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है कि ठीक है लोगों ने जो भी वोट दिया जैसा किया वो ठीक है, उनको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और देखिए अब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। इन बातों से हम इस सरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। और संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर गलत तरीके से भी चुनाव को जीत सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 60 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद भी हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। देखिए
पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीरें थोड़ी सी अलग लगेंगी। और क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव की कल्पना कर सकता है? देखिए, इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाती हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। देखिए, इन मुद्दों पर अब हम यहाँ पर बात करेंगे। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, पहला मुद्दा इसमें आता है कि जो कैंडिडेट है, ज़्यादा रुपए पैसे वाले जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर उनकी स्थिति दूसरों से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और देखिए, इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि देश में कुछ इलाकों में क्रिमिनल कनेक्शन के लोग भी होते हैं, यानी कि उनकी पृष्ठभूमि यानी कि जो बैकग्राउंड होती है उनकी वो क्रिमिनल्स होती है, और उनके संबंध वाले जो उम्मीदवार हैं वो दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने में, बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। और देखिए, जो थर्ड पॉइंट में ये है कि अलग अलग पार्टियों में कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं उनका बहुत ज़्यादा दबदबा होता है, और उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो आसानी से टिकट भी पा लेते हैं। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो देखिए, अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियां और नीतियां और व्यवहार जो हैं वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होती हैं, यानी कि वो आपस में उनका मेलजोल वो बना लेते हैं। और अक्सर जो नॉर्मल लोग होते हैं, यानी कि जो सिटीजन हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास कोई अच्छा विकल्प यहाँ होता ही नहीं है। और देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर हम जो बात करेंगे वो है बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियों का भी यहाँ पर सामना करना पड़ता है। ठीक है। और देखिए, उसके बाद ये जो हम बात कर रहे हैं वो है दिस चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट आल्सो इन मैनी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज, यानी कि ये चुनौतियाँ भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, की मांग की गई है, जैसे नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से ये होती रहती हैं इस तरह की डिमांड्स। क्या आप कुछ चुनाव सुधार बता सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है, उसके बारे में अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो आप बताइए। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ पर ये चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को सुनेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।